नमस्कार। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बों में गहरे उतरेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ ये बातें उन्होंने खुद अपनी एक छोटी सी किताब वेटिंग फॉर वीजा में लिखी हैं। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई जाती है, पर शायद भारत में उतनी जानी पहचानी नहीं है। हाँ, ये बात सही है, उतनी चर्चा नहीं होती इसकी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ छुआछूत या अस्पृश्यता जैसे शब्द सुनना नहीं है, जी। बल्कि उन कहानियों के जरिए ये महसूस करना है कि ये चीज असल में कितनी तकलीफदेह थी। बिल्कुल, कैसे वो इंसान का आत्मसम्मान छीन लेती थी। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे इन वाक्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की सोच को, उनकी शख्सियत को शक्ल दी। जी। जैसा कि इस किताब के अनुवादक ने पूछा भी है, कोई अंबेडकर कैसे बनता है? तो चलिए उनकी अपनी कहानियों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहानियां इसीलिए चुनी क्योंकि उनका मानना था कि भाई बाहर वालों के लिए, जिन्होंने ये सब झेला नहीं है, उनके लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन है। सही बात है, अनुभव किए बिना कैसे समझेंगे। बिल्कुल, किताबी बातों से ज्यादा असर तो इंसान की अपनी आपबीती का होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ कुछ बुरी घटनाएं नहीं है, ये उस पूरे सामाजिक ढांचे का आईना है जिसमें करोड़ों लोग उस वक्त जी रहे थे। और शायद उसकी परछाइयां आज भी कहीं ना कहीं। हाँ, कह सकते हैं। खैर, तो ये उस व्यवस्था का प्रतिबिंब है। तो पहली कहानी उनके बचपन की है। साल था 1901। वो सिर्फ 9 साल के थे। सोचिए, बस 9 साल के। हाँ, माँ गुजर चुकी थी और पिता सतारा के पास कोरेगांव में खजांची थे, मतलब ट्रेजरर थे। जी, वो अकाल राहत कार्य चल रहा था शायद। हाँ, तो गर्मी की छुट्टियों में भीमराव अपने बड़े भाई और एक भतीजे के साथ पिता से मिलने कोरेगांव जा रहे थे। और ये उनकी पहली रेल यात्रा थी। बच्चे तो जाहिर है बहुत उत्साहित थे। अरे हाँ, नए कपड़े, बई टोपी, जूते, पूरी तैयारी थी। पिता ने खत में लिखा था कि स्टेशन पर चपरासी लेने आएगा। बच्चे शाम 5 बजे मसूरी स्टेशन उतरे, पर हुआ ये कि कोई नहीं आया। कोई भी नहीं। कोई नहीं। इंतजार करते रहे। फिर स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा। अच्छा। उनके अच्छे कपड़ों और बातचीत से स्टेशन मास्टर को लगा कि शायद ये ब्राह्मण बच्चे हैं। उन्होंने हमदर्दी भी दिखाई। तब तक सब ठीक था। हाँ, लेकिन फिर वो सवाल आया जो उस वक्त पहचान तय करता था। तुम कौन हो? ओह, और बालक भीमराव ने? उन्होंने बिना झिझक कहा, हम महार हैं। और बस इतना सुनना था कि स्टेशन मास्टर का रवैया एकदम बदल गया। फौरन? बिल्कुल फौरन। उनके चेहरे पर वो घिन का भाव साफ दिखा और वो तुरंत अपने कमरे में लौट गए। और बच्चे अकेले रह गए। अंधेरा भी हो रहा होगा ना? हाँ, अंधेरा घिर रहा था। अब उन्हें कोरेगांव जाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए थी। पर जैसे ही गाड़ी वालों को पता चला कि ये महार हैं, कोई तैयार नहीं हुआ। कोई भी नहीं, पैसे देने पर भी नहीं। दुगना किराया देवी की बात हुई तब भी नहीं। कोई अछूतों को बिठाकर अपवित्र नहीं होना चाहता था। ये तो कमाल की बेबसी है। 9 साल के बच्चे के लिए ये कितना डरावना रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ? गाड़ी मिली कैसे? अरे वो तो बड़ा अजीब सा जुगाड़ हुआ। स्टेशन मास्टर ने एक हल निकाला। कैसा हल? उन्होंने गाड़ी वालों से बात की और एक गाड़ीवान तैयार हुआ। लेकिन शर्त ये थी कि किराया दुगना लगेगा। अच्छा। बच्चे गाड़ी खुद चलाएंगे। क्या? बच्चे? हाँ, बच्चे गाड़ी चलाएंगे और वो गाड़ीवान गाड़ी के साथ पैदल चलेगा। पैदल चलेगा? ताकि वो अपवित्र ना हो। जी हाँ। सोचिए, पैसे भी ज्यादा दो और ये जिल्लत भी झेलो। अविश्वसनीय। फिर सफर कैसा रहा? ये अजीबोगरीब इंतजाम के साथ? सफर और भी भयानक था। रास्ते में खाने के लिए रुके पर पानी नहीं था। पास में नदी थी। अच्छा। लेकिन उसका पानी, उसमें जानवरों के मलमूत्र की गंध थी, पीने लायक नहीं। तो प्यासे ही रहे? हाँ, प्यासे ही रहना पड़ा। आधा पेट खाकर गाड़ीवान का इंतजार करने लगे। फिर वो गाड़ीवान जो छूने से बच रहा था, वो देर से लौटा और अचानक गाड़ी में कूद पड़ा और तेजी से हाँकने लगा। अरे, बच्चों को तो डर लग गया होगा। बहुत डर गए। लगा कि कहीं ये उन्हें लूट कर मार ना डाले। उनके पास गहने भी थे। ओह। रात में एक चुंगी पर रुके, फिर पानी मांगा तो वहां भी डांट दिया। क्या कहकर? कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर है, जाओ ले आओ। फिर भूखे प्यासे? हाँ, भूखे प्यासे ही रात गुजारी। गाड़ी के नीचे सोए। सुबह कोरेगांव पहुंचे तो पता चला पिता को तो आने की खबर ही नहीं मिली थी। नौकर चिट्ठी देना भूल गया था। बाप रे। इस एक सफर ने उस छोटे बच्चे के मन पर क्या असर डाला होगा? ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये तो उस समाज की क्रूर सच्चाई से पहला सीधा भयानक सामना था।
बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर खुद लिखते हैं कि स्कूल में अलग बैठना या पानी के लिए दूसरों पर निर्भर होना, घर पर धोबी या नाई का ना आना, ये सब उन्होंने देखा था, अनुभव किया था। पर इस घटना ने उन्हें पहली बार इस पूरी व्यवस्था की, इस छुआछूत की भयावहता का एहसास कराया। वो कहते हैं उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। ये अपमान की पहली गहरी चोट थी। बचपन का ये तजुर्बा तो सिर्फ शुरुआत थी। तालीम हासिल करने के बाद भी जब वो 1918 के आसपास अमेरिका और लंदन से पढ़ के लौटे तो हालात और भी पेचीदा हो गए। हाँ, उस वक्त उन्हें बड़ौदा महाराज की स्कॉलरशिप मिली थी, तो एक शर्त थी कि वापस आकर बड़ौदा राज्य में नौकरी करनी होगी। जी। अब विदेश में 5 साल रहने से वो अछूत होने की भावना को कुछ हद तक भूल से गए थे। स्वाभाविक है, वहां तो ऐसा माहौल नहीं था। हाँ, पर बड़ौदा स्टेशन पर उतरते ही पहला सवाल मन में यही उठा, कहाँ जाऊं, मुझे कौन रखेगा? कोई हिंदू होटल उन्हें रखने को तैयार नहीं था। झूठ वो बोलना नहीं चाहते थे। और दोस्तों के यहाँ? दोस्तों की घर जाने में भी झिझक थी कि कहीं उनकी वजह से दोस्तों को शर्मिंदगी न उठानी पड़े। कितनी अजीब स्थिति है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति विदेश से लौटा है और अपने ही देश में रहने की जगह नहीं ढूंढ पा रहा। तभी किसी ने उन्हें एक पारसी सराय के बारे में बताया। उन्हें कुछ राहत मिली, लगा चलो पारसी लोग तो छुआछूत नहीं मानते। अच्छा, उम्मीद जगी। हाँ, सराय पहुंचे। नीचे केयरटेकर एक बुजुर्ग पारसी थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने कमरा दिखाया। ठीक है। पर जब रजिस्टर में नाम लिखने की बारी आई और उन्होंने अंबेडकर की वेशभूषा देखी, वो धोती सदरी पहने थे, पारसी स्टाइल में नहीं। तो केयरटेकर ने पूछा, कौन हो? फिर वही सवाल। जी। अंबेडकर ने सच बताया कि वो हिंदू हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि सराय सिर्फ पारसियों के लिए है। ओह, तो केयरटेकर ने फौरन मना कर दिया, साफ इनकार। यानी यहाँ भी वही दीवार। फिर कैसे रुके वो? कुछ बात बनी? बहुत मिन्नतें करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ठीक है, रजिस्टर में एक पारसी नाम लिख देंगे और किराया भी ज्यादा देंगे, 1.5 रुपया रोज। अच्छा, ज्यादा किराया। हाँ, तो केयरटेकर थोड़ी लालच में आ गया और मान गया। चलो, कम से कम छत तो मिली। पर वहां रहना कैसा था? वो रहना एक सजा जैसा था। पहली मंजिल पर एक अकेला कमरा था और बाकी का बड़ा हॉल कबाड़ से भरा था। टूटी कुर्सियां, बेंचें, घुप अंधेरा रहता था। तेल की बत्ती तक नहीं थी। बिल्कुल अकेले? हाँ, पूरी तरह अकेले। केयरटेकर सिर्फ जरूरत का सामान, चाय, नाश्ता, खाना देकर चला जाता था। बात भी नहीं करता था, बचता था बात करने से। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि वो किताबों में डूबकर अकेलापन भूलने की कोशिश करते थे, पर रात को चमगादड़ों की आवाजें उन्हें फिर सच्चाई याद दिला देती थी। ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल लगता है। हाँ, उनका भतीजा बंबई से आया था, वो उनकी हालत देखकर रो पड़ा था। लेकिन ये छुपाओ ज्यादा दिन चला नहीं होगा, किसी को पता नहीं चला। घुसाया और सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? तुमने हमारी पारसी सराय को गंदा कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर चुप रहे। उन लोगों ने शाम तक सराय खाली करने का अल्टीमेटम दिया और धमकी दी कि नहीं गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर तो बहुत मुश्किल हो गई होगी। मदद के लिए किसी दोस्त के पास नहीं गए? एक करीबी हिंदू दोस्त था, उसने हमदर्दी तो दिखाई, पर कहा कि अगर तुम्हें रखा तो मेरे नौकर काम छोड़ देंगे। मतलब उसने भी मना कर दिया? हाँ। फिर एक ईसाई दोस्त थे जिन्होंने पहले कभी घर आने का न्योता भी दिया था। अच्छा, उन्होंने मदद की? नहीं। जब अंबेडकर ने उनसे पूछा तो उन्होंने बहाना बना दिया कि उनकी पत्नी आने वाली हैं, जो मूलतः ब्राह्मण परिवार से थीं और शायद कट्टर थीं। कहीं से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, कोई ठिकाना नहीं मिला। शाम 4 बजे वो ईसाई दोस्त के घर से निकले। रात 9 बजे बंबई की ट्रेन थी। तो बीच का वक्त कहाँ गुजारा है? शहर के कमाठी बाग में, जो एक सरकारी बाग था, बस वहीं उदास बैठे रहे। रात 8 बजे सराय से सामान लिया, केयरटेकर को बिना कुछ कहे बिल चुकाया और स्टेशन चले गए। विदेश से ऐसी उम्मीदों के साथ लौटना और फिर ये स्वागत। ऊंची तालीम भी उनकी पहचान नहीं बदल पाई। बिल्कुल। और ये घटना ये भी दिखाती है कि ये मसला, ये छुआछूत सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं था। हाँ, पारसी समुदाय में भी इसका असर दिखा। जी। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इस घटना का जख्म इतना गहरा था कि 18 साल बाद भी वो धुंधला नहीं हुआ था। जब भी उस दिन को याद करते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। उनका निष्कर्ष साफ था, जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है। ये सिर्फ सामाजिक बहिष्कार नहीं था, ये गहरा भावनात्मक घाव था। चलिए अगली कहानी पर आते हैं। ये 1929 की है। डॉक्टर अंबेडकर तब बॉम्बे सरकार की एक कमेटी के सदस्य थे।
दलित मुद्दों की जांच करने वाली कमेटी। हाँ। वो खानदेश के दौरे पर थे। 40 गांव में दलितों के सामाजिक बहिष्कार की जांच के लिए रुके थे। स्टेशन पर उतरे तो स्थानीय दलितों ने रात रुकने का बहुत आग्रह किया। स्वागत तो हुआ होगा, फूलमाला वगैरह? हाँ, स्वागत हुआ, फूलमाला पहनाई गई, पर बस्ती महाड़वाड़ा करीब 2 मील दूर थी। नदी पार करके जाना था। और फिर वही दिक्कत आई होगी गाड़ी की। बिल्कुल, कोई तांगे वाला अछूत सवारी ले जाने को तैयार नहीं था। हाँ। अब स्थानीय दलित चाहते थे कि अंबेडकर साहब की शान बनी रहे, वो पैदल ना जाएं। तो क्या हल निकाला इस बार? इस बार भी एक अजीबोगरीब बीच का रास्ता निकाला गया। अच्छा। तांगा किराए पर लिया गया। अच्छा। लेकिन उसे चलाने वाला तांगे का मालिक नहीं, बल्कि महार समुदाय का ही कोई अनुभवहीन नौसिखिया लड़का होगा। क्या फिर से नौसिखिया चालक? हाँ, और तांगे का मालिक साथ नहीं बैठेगा, पर किराया पूरा लेगा। ये शान बचाने का ये कैसा तरीका था? मतलब सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं? बिल्कुल, और इसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ। क्या हुआ? उस नौसिखिए चालक से गाड़ी संभली नहीं। रास्ते में एक छोटी पुलिया के पास तीखे मोड़ पर घोड़ा भड़क गया। ओह। गाड़ी का पहिया पत्थरों में फंसा और डॉक्टर अंबेडकर उछलकर पथरीली जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। घोड़ा और गाड़ी नदी में जा गिरे। हे भगवान, उनको चोटें आई? हाँ, काफी चोटें आईं। पैर में फ्रैक्चर हो गया, कई दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ा, चल फिर नहीं सके। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मतलब सम्मान दिखाने की कोशिश में जान पर बनाई थी। हाँ, और ये घटना समाज के अंदर की परतों को और उजागर करती है। कैसे? डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में इस पर सोचा कि कैसे एक मामूली हिंदू तांगे वाला भी खुद को एक इतने पढ़े लिखे सरकारी पद पर बैठे अछूत व्यक्ति से ऊंचा समझता है। उसकी अपनी एक गरिमा है जो उसे अंबेडकर को अपनी गाड़ी में बिठाने से रोकती है, भले ही वो किराया दे रहे हों। हाँ, मतलब सुरक्षा से ज्यादा समाज में अपनी कथित जगह बनाए रखने की फिक्र थी। बिल्कुल, ये ऊंच नीच का भाव कितना गहरा था, ये इस घटना से पता चलता है। सही बात है। चलिए चौथी कहानी देखते हैं। ये 1934 की है, दौलताबाद किले की। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर कुछ दलित साथियों के साथ वेरूल यानी एलोरा की गुफाएं देखने जा रहे थे। जी। रास्ते में दौलताबाद किला देखने का कार्यक्रम बना, जो उस वक्त हैदराबाद के निजाम के मुस्लिम राज्य में पड़ता था। अच्छा, मुस्लिम इलाका। तो लगभग 30 लोग थे उनके साथ। हाँ। और यात्रा थोड़ी गुप्त रखी गई थी ताकि कोई परेशानी ना हो। किले के फाटक के बाहर पहुंचे, वहां पानी से भरा एक टैंक था। रमजान का महीना चल रहा था। जी। तो सफर की धूल वगैरह साफ करने के लिए पार्टी के कुछ सदस्यों ने टैंक से पानी लेकर हाथ मुंह धो लिए। और बस वहीं से गड़बड़ शुरू हुई होगी। बिल्कुल। एक बूढ़े मुसलमान ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठेड़ ठेड़ यानी अछूत, तुमने हमारा पानी गंदा कर दिया। अरे! देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे कि इन थेड़ों को सबक सिखाने की जरूरत है। माहौल खराब हो गया। हाँ, और जो स्थानीय दलित वहां इंतजार कर रहे थे, उनको भी भीड़ ने डांटा कि तुमने इन बाहर वालों को बताया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं। यानी इस बार मामला हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का था। जी हाँ। डॉक्टर अंबेडकर ने समझाने की कोशिश की कि भाई हम लोग बाहरी हैं, हमें यहाँ के नियम नहीं पता थे, पर भीड़ बहुत गुस्से में थी। दंगे जैसे हालात बन रहे थे। अंबेडकर साहब ने बहुत धैर्य रखा। भीड़ में एक नौजवान था जो बार बार कह रहा था कि अछूतों को अपना धर्म निभाना चाहिए, मतलब अपनी हद में रहना चाहिए। अच्छा। तब अंबेडकर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अच्छा ये बताओ, अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तब भी तुम उसे इस टैंक से पानी लेने से रोकोगे? ये तो बड़ा वाजिब सवाल था। क्या जवाब दिया उसने? भीड़ एकदम चुप हो गई, कोई जवाब नहीं था। फिर क्या उन्हें किले में जाने दिया गया? हाँ, किले के सुरक्षाकर्मी से पूछा गया। उसने अंदर सुपरिटेंडेंट को नाम लिखकर भेजा। इजाजत तो मिल गई, पर क्या? अपमानजनक शर्तों के साथ। कहा गया कि किले के अंदर कहीं भी पानी को हाथ नहीं लगाना है। पानी नहीं छू सकते? नहीं, और निगरानी के लिए एक हथियारबंद सैनिक उनके साथ भेजा गया। गजब है। यानी चाहे हिंदू राज हो या मुस्लिम, अछूत के लिए नियम नहीं बदलते थे। उसके साथ व्यवहार वैसा ही था। हाँ, यही डॉक्टर अंबेडकर का भी निष्कर्ष था। उन्होंने लिखा, कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। धर्म बदल गया, लेकिन सामाजिक हैसियत, वो अपमान, वो हर जगह पीछा कर रहा था। अगली कहानी, 5वीं कहानी, तो वाकई दिल दहला देने वाली है। ये यंग इंडिया पत्रिका में 1929 में छपे एक अछूत स्कूल टीचर के खत पर आधारित है। जी, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बहुत दुखद है। हाँ, उस टीचर की पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गई। दस्त, नब्ज धीमी, सांस लेने में तकलीफ, कई दिक्कतें थी। तो टीचर डॉक्टर को बुलाने गया होगा? गया, लेकिन डॉक्टर ने हरिजन के घर जाने से या मरीज को वहां देखने से साफ साफ मना कर दिया। क्या?
डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने। फिर नगर सेठ के कहने पर और 2 रुपए फीस देने के वादे पर डॉक्टर आया तो सही, लेकिन शर्त रखी कि मरीज को बस्ती से बाहर लाया जाए। ये तो सरासर अमानवीयता है। और सुनिए, रात के अंधेरे में बस्ती के बाहर जांच हुई। डॉक्टर ने थर्मामीटर सीधे मरीज को नहीं लगाया। तो फिर कैसे? डॉक्टर ने थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, उस मुसलमान ने टीचर को दिया, टीचर ने अपनी पत्नी को लगाया, फिर उसी उल्टे क्रम से थर्मामीटर वापस डॉक्टर तक पहुंचा। हे भगवान, ये क्या मजाक था? डॉक्टर ने निमोनिया बताया, दवा भेजी, फीस भी ली, पर दोबारा देखने आने से मना कर दिया। और नतीजा? पति ने घर पर अलसी का लेप वगैरह लगाया, पर अगले दिन दोपहर 2 बजे पत्नी की मृत्यु हो गई। सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने उसे छूने से इनकार कर दिया? हाँ, डॉक्टर की जिम्मेदारी, पेशे की नैतिकता, इंसानियत, सब कहाँ गया? जातिगत शुद्धता और भेदभाव के सामने सब हार गया। डॉक्टर ने मरीज को छूने से बचने के लिए उसकी जान की परवाह नहीं की। और वो टीचर इतना डरा हुआ था कि उसने डॉक्टर का नाम तक नहीं लिखा खत में, बदला लेने के डर से। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस पर जो लिखा वो बिल्कुल सटीक है। हिंदू किसी अछूत को छूने की बजाय अमानवीय होना पसंद करेंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। और अब आखिरी कहानी। ये एक नौजवान भंगी लड़की है जिसने 1938 में दादर, बंबई में भंगी समुदाय की एक बैठक में अपनी आप बीती सुनाई थी। अच्छा। ये पढ़ा लिखा नौजवान था, भाषा की परीक्षा पास की थी, अंग्रेजी 4वीं कक्षा तक पढ़ी थी। जी। टीचर की नौकरी नहीं मिली तो उसने अहमदाबाद में तलाती यानी गांव के पटवारी के पद के लिए अर्जी दी और कामयाब हो गया। 1936 में उसकी नियुक्ति हुई खेड़ा जिले के बोरसद तालुका में। सरकारी नौकरी? तो वहां स्वागत कैसा हुआ? ऑफिस में घुसते ही मामलेदार ऑफिस के क्लर्क ने घृणा से देखा और चिल्लाया, कौन हो तुम? भाग जाओ और दूर खड़े रहो। हिम्मत तो देखो कि ये यहाँ नौकरी करने आया है। नौकरी के पहले ही दिन। हाँ। और सर्टिफिकेट भी जमीन पे रखने को कहा। सरकारी दफ्तर में भी यही हाल। और ये तो बस शुरुआत थी। ऑफिस में पीने के पानी के जो डिब्बे वो छू नहीं सकता था। तो पानी कैसे पीता था? पानी पिलाने वाले एक आदमी की दया पर निर्भर था, जो अक्सर गायब रहता था। उसके लिए एक अलग गंदा सा बर्तन रखा हुआ था। अक्सर बिना पानी पिए ही रहना पड़ता था। और रहने खाने का इंतजाम? बोरसद में कोई हिंदू घर देने को तैयार नहीं हुआ। और हद तो ये कि स्थानीय अछूत लोग भी हिंदुओं के डर से उसे रखने को तैयार नहीं हुए। अपने लोग भी? हाँ, डर की वजह से। तो वो बेचारा बाजार से कुछ नाश्ता खरीद कर गांव के बाहर सुनसान जगह पे खाता था और रात को मामलतदार ऑफिस के बरामदे में सोता था। 4 दिन तक यही चला। कितनी मुश्किल। और काम कैसे सीखा उसने? ट्रेनिंग वगैरह? मामलतदार ने उसे एक सीनियर तलाती के पास काम सीखने भेजा, जिसका हेडक्वार्टर्स उसी के पुश्तैनी गांव जंत्राल में था, जो ऑफिस से 6 मील दूर था। तो कुछ मदद मिली? बिल्कुल नहीं। उस तलाती ने उसे कुछ नहीं सिखाया, गांव के ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया। घुसने नहीं दिया? नहीं। और गांव के मुखिया ने धमकाया अलग, तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू भारू करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो? नौकरी छोड़ दो। यानी हर तरफ से दबाव और अपमान हर रोज? हाँ, रोज 11 मील पैदल चलना पड़ता था। 6 मील जाना, 6 मील आना ऑफिस तक। 1.5 महीने तक यही चला। फिर एक घटना हुई सजयपुर गांव में। क्या हुआ वहां? कुर्सी कांड? हाँ, वही कुर्सी कांड। उसे जनसंख्या सारणी बनाने के लिए सजयपुर भेजा गया था। वो ऑफिस पहुंचा तो वहां मुखिया और दूसरा तलाते काम कर रहे थे। जी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर नमस्ते किया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। करीब 15 मिनट वो वही खड़ा रहा। फिर उसने देखा कि पास में एक कुर्सी खाली पड़ी है तो उस पर बैठ गया। अच्छा, तो इसमें क्या गलत था? बस यही उसका सबसे बड़ा गुनाह हो गया। कुर्सी पर बैठना गुनाह? हाँ, क्योंकि वो कुर्सी गांव के लाइब्रेरियन की थी और एक भंगी उस पे कैसे बैठ सकता है? मुखिया और तलाटी बना कुछ कहे वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई, जिसका नेता वही लाइब्रेरियन था। हाथों में धारियां यानी गंडासे जैसे हथियार थे। उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गईं, गंदी भंगी कुत्ते। हे भगवान। गांव के नौकर ने उसे कुर्सी से उठाकर जमीन पे पटक दिया। उसे जमीन पे बैठना पड़ा। और भीड़ ऑफिस में घुस गई, उसे घेर लिया। लगातार गालियां पड़ रही थीं, धारियां दिखाकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे। उसने बचने के लिए कुछ किया? मदद मांगी? उसने एक तरकीब सोची। मामलतदार को चिट्ठी लिखने का नाटक करने लगा। लिखा कि मेरी मौत की खबर उन तक पहुंचा देना और मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवा देना। शायद सोचा कि ये देखकर भीड़ डर जाए। पर भीड़ डरी नहीं। लाइब्रेरियन ने चिट्ठी छीनकर पढ़ी और फड़वा दी और बेइज्जती की। तुम अपने आप को हमारा तलाती कह के संबोधित करना चाहते हो? तुम एक भंगी हो और भंगी ही रहोगे। फिर क्या हुआ? कैसे छूटा वो?
आखिरकार उसने दया की भीख मांगी, गिड़गिड़ाया, कसम खाई कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेगा और ये नौकरी छोड़ देगा। तब जाकर भीड़ थोड़ी शांत हुई। शाम 7 बजे तक उसे वहीं रोक कर रखा गया, जब तक भीड़ छंट नहीं गई। उसके बाद वो 15 दिन की छुट्टी लेकर बंबई वापस आ गया और जाहिर है उसने वो नौकरी छोड़ दी। एक पढ़े लिखे काबिल नौजवान का हौसला कैसे तोड़ दिया गया। सरकारी नौकरी भी उसे न सुरक्षा दे पाई, न सम्मान। बिल्कुल। पानी, घर जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी न होना, रोज का अपमान, सामाजिक बहिष्कार और फिर जान का खतरा, ये सब मिलकर किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। ये दिखाता है कि वो व्यवस्था कितनी क्रूर और कितनी जकड़ने वाली थी। ये 6 कहानियां, ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये उस वक्त के समाज का, उस मानसिकता का एक तरह से एक्सरे हैं। हाँ, और ये दिखाती हैं कि छुआछूत कितनी व्यापक थी, कितनी फैली हुई थी। अलग अलग इलाकों में, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग स्थितियों में, सफर में, रहने की जगह ढूंढने में, नौकरी में, सार्वजनिक जगहों पर, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा में भी। और अलग अलग समुदायों के साथ व्यवहार में भी, हिंदू, पारसी, मुसलमान। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये उस गहरे भावनात्मक आघात का दस्तावेज है। डर, जिल्लत, नाउमीदी, गुस्सा, अकेलापन, इंसान से कम समझे जाने का दर्द। और डॉक्टर आम्बेडकर ने इन्हें जिस शांत, तटस्थ लेकिन व्यक्तिगत तरीके से बयान किया है, वो इनकी सच्चाई को और भी ज्यादा असरदार और भयानक बना देता है। आज हमने डॉक्टर आम्बेडकर की किताब वेटिंग फॉर वीजा के जरिए उन अनुभवों को समझने की कोशिश की जिन्होंने यकीनन उन्हें झकझोर कर रख दिया था, और उम्मीद है कि हमें भी सोचने पर मजबूर किया होगा। हाँ, और ये अनुभव जो दशकों पहले लिखे गए थे, हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत को इतनी ऊंची तालीम और सामाजिक कद हासिल करने के बाद भी अगर इस तरह का व्यवहार झेलना पड़ा, तो ये व्यवस्था के अंदर जमे हुए पूर्वाग्रहों के सामने एक अकेले इंसान की व्यक्तिगत उपलब्धि की सीमाओं के बारे में क्या कहता है। ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है, उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।